नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, कल हम किसी कारणवश करंट की क्लास नहीं ले पाए थे, तो आज 9 जनवरी और 8 जनवरी दोनों से रिलेटेड जो भी करंट फैक्ट्स है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में 4 जनवरी 2024 को इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक्स का नया महासचिव बनाया गया। तो बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बन गए विद्यार्थियों? वो इंद्रमणि पांडे जी बन गए, ध्यान रखना। तो ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, वो इन्हीं की हैं। और अब देखिए, एक तो हम बिम्स्टेक के बारे में जानेंगे और एक इनके खुद के बारे में जान लेते हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय जो अधिकारी है इसने इस क्षेत्रीय समूह में प्रमुख पद को संभाला है। तो इंद्रमणि पांडे जी 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा, जिसको हम IFS कहते हैं, के अधिकारी है। इंद्रमणि पांडे ने ढाका में जो सचिवालय इसका बिम्स्टेक का, उसमें चौथे महासचिव के रूप में ये पदभार ग्रहण किया है। तो कौन से नंबर के हो गए? ये 4th नंबर के हैं विद्यार्थियों। उन्होंने भूटान के तेंजिन लेकफेल का स्थान लिया है। तो इनसे पहले कौन थे? भूटान के थे तेंजिन लेकफेल, इनका स्थान लिया है। अब इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहने वाला है। कितने वर्ष का रहने वाला है? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। देखिए, ये बिम्स्टेक संगठन आया विद्यार्थियों, तो यहां से कई बार प्रश्न बनता है। एक तो प्रश्न बनता है कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है। हिंदी में भी लिखा आ सकता है और इंग्लिश में भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसका पूरा नाम इंग्लिश में होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में बात करें तो यह 7 देशों का एक समूह विद्यार्थियों। कितनों का? 7 का है। और 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड और भारत। और आपको मैप में भी दिखाई दे रहा है, एक तो श्रीलंका है, इसके अलावा एक भारत खुद है इसका सदस्य देश, इसके अलावा नेपाल है, भूटान है, ये येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश है, और म्यांमार है, और थाईलैंड है। इस प्रकार की जो देश है ये इनका एक समूह है, इसे हम बिम्स्टेक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिम्स्टेक। इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में। कहाँ पर है? ढाका। और ढाका पड़ता है या बांग्लादेश में? कहाँ पड़ता है? ढाका, यहाँ विद्यार्थी बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो महासचिव बना दिए वो किसको बना दिए? इंद्रमणि पांडे को बना दिया गया है, जो कि IFS सेवा के अधिकारी हैं, और इनको अभी नियुक्त किया है। 3 साल के लिए रहेंगे। इनसे पहले भूटान के थे, जिनका नाम क्या था? तेंजिन लेकफेल था। उनके स्थान पर ये आए हैं। इसका जो गठन हुआ था वो 6 जून 1997 को बैंकिंग डिक्लेरेशन के तहत हुआ था। ये फैक्ट भी आपको कुछ थोड़े याद रखने हैं। आगे देखो विद्यार्थियों, अगला फैक्ट। हाल ही में 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को मनाया जाता है विद्यार्थियों। देखिए, ये इसमें देखो एक छोटी सी शायरी भी लिखी हुई है। इतना छोटा बना घोंसला में तुम कैसे रहती हो, इसमें जगह कहाँ है चिड़िया जिसको अपना घर कहती हो। तो ये पक्षियों के बारे में अवेयर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि ये बेजान पक्षियों को विद्यार्थियों, इनका कई बार इनका खाने पीने का भी हम ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। हमारे छत के ऊपर कई बार जैसे पक्षी वगैरह आ जाते हैं, लेकिन हम उनको भगा देते हैं। बल्कि उनको हमें पानी पिलाना चाहिए, कुछ खाने के लिए दाने वगैरह देने चाहिए, तो उनसे उनका भी पेट भरता रहे। अपना तो भर ही रहा है, लेकिन उनका भी तो भरना चाहिए। तो इसलिए लोगों को अवेयर करने के लिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसको विद्यार्थियों सभी देश के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने अपने देश के हिसाब से मनाते हैं। इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है वो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी 5 जनवरी को जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी विद्यार्थियों? तो थीम सीधी सीधी जा सकती है। थीम क्या है इसकी? राइट टू फाइट, यानी कि लड़ाई का अधिकार। पक्षी दिवस पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रेम के लिए खास माना जाता है। पक्षी दिवस मनाए जाने की शुरुआत पहली बार 2002 में बॉर्न फ्री USA एवियन वेलफेयर गठबंधन के द्वारा की गई थी। इसके बाद सभी देशों ने पक्षी दिवस मनाते हैं विद्यार्थी। उसको विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। और एक तो मई के महीने में आता है, एक अक्टूबर का महीने में आता है। और मई और अक्टूबर का जो शनिवार होता है उस शनिवार को मनाया जाता है, दूसरे शनिवार को। तो इस बार 2023 में मई में कब मनाया गया था? 13 मई को। और अक्टूबर में कब मनाया गया था? 14 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन दूसरे नंबर का शनिवार पड़ा था। इसलिए इसलिए विश्व प्रवासी दिवस भी पूछा जा सकता है कि विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो फिक्स डेट फिक्स नहीं है, लेकिन महीना फिक्स है, मई के महीने में और अक्टूबर के महीने में। मई में कब? दूसरे शनिवार को। और अक्टूबर में कब? दूसरा शनिवार जब भी आता है तब। और इस बार कब आए थे? 13 मई को
और 14 अक्टूबर को आए थे। अगला फैक्ट है कि हाल ही में असम सरकार ने शिक्षा के मूल्यांकन के लिए 5वां गुणोत्सव 2024 का आयोजन किया। तो विद्यार्थियों देखो, गुणोत्सव 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। ये 40 लाख छात्रों को मूल्यांकन करने, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए एक राज्य व्यापी मूल्यांकन है। इसका आयोजन 3 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। और कहां पर? डिब्रूगढ़, असम में। कहां पर किया जा रहा है? डिब्रूगढ़, असम में किया जा रहा है। देखिए, अब असम चर्चा में आ गया तो असम के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं हम। सबसे पहले तो जानते हैं असम मैप में है कहां पर। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट येलो येलो, ये पूरा असम है। ये क्या है? असम है। असम देखो अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है? जितने भी 7 सिस्टर्स है इन सब के साथ सीमा साझा करता है। इधर तो भूटान के साथ सीमा लगा रहा है, इधर पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगा रहा है, इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगा रहा है, नागालैंड के साथ लगा रहा है, मणिपुर के साथ लगाता है, इसके अलावा मिजोरम के साथ, मेघालय के साथ, सबके साथ अपनी सीमा साझा करता है असम। ध्यान रखना। अब असम चर्चा में आ गया तो असम के बारे में और कुछ स्टैटिक पॉइंट जानते हैं कि असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1960 को। वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जीसी कटारिया, यानी कि गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर है वर्तमान में। सीमा अभी बताई दी किस किस के साथ सीमा ये साझा करता है। इसके अलावा लोकसभा की सीटें यहाँ से 14 जाती है, राज्यसभा की सीट 7 जाती है, और यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं वो 126 है। और यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। कैसा है? एक सदनात्मक यहाँ का विधानमंडल है। अगर बात करें यहाँ का राज्य पक्षी क्या होता है, तो राज्य पक्षी व्हाइट विंग्ड वुड डक होता है। एक सिंग वाला गेंडा भी यहाँ पर ही पाया जाता है। और यहाँ की जो राजभाषा है वो कौन सी है? असमिया है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। यहाँ का वाहन अक्षर होता है एएस। असम को आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो एएस भी लिख सकते हो। ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है और दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। और भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है। यहाँ पे 34 जिले हैं। लोक नृत्य कौन कौन से? तो बिहू नृत्य, भोरताल नृत्य, खंबा लिम नृत्य यहाँ पे किया जाता है। असम राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहा जाता है। बेको त्योहार मनाया जाता है यहाँ पर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला जो सबसे अंतिम राज्य बना था वो कौन सा बना था? असम बना था। अगर विद्यार्थियों आपको आता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो कमेंट करके बताना। इसी प्रकार जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नाम सुना होगा आपने, वस्तु एवं सेवा कर, उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो उसको लागू करने वाला पहला राज्य बना असम। लेकिन जीएसटी को लागू करने वाला राजस्थान कौन से नंबर का बना, ये कमेंट करके आप बताना, जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी। देखो यहाँ की मुख्य भाषा कौन सी है? असमिया है। यहाँ का विधानमंडल एक सदनात्मक है, अर्थात यहाँ के विधानमंडल में केवल विधानसभा पाई जाती है, विधान परिषद नहीं पाई जाती है। नेशनल पार्क, यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से? 7 प्रमुख नेशनल पार्क है, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क आता है, जो कि एक सींग के गेंडे के लिए काफी फेमस है और सैटेलाइट से कनेक्ट है। ध्यान रखना। दूसरा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है। तीसरा नामेरी वन्य जीव अभ्यारण्य है। औरंग वन्य जीव अभ्यारण्य, डिब्रू सेकवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क जो कि कोकराझार जिला में स्थित है। देहिंग पटकोई वन्य जीव अभ्यारण्य भी असम में है। यहाँ की प्रमुख झीलों की बात करें, हम झील कौन कौन सी पाई जाती है प्रमुख, उनको भी हम देख सकते हैं। जैसे हफलोंग झील पाई जाती है, चडम्बी झील है, और डिघाली झील, डिघाली पुखरी झील, शिव सागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल, सोन बिल और दिहिंग लेक। असम की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक कौन बनी थी? तो वो बनी थी वॉयलेट बरुआ। देखिए हम करंट फैक्ट तो पढ़ रहे हैं, करंट के साथ जितना ज्यादा हो सके स्टैटिक पॉइंट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों स्टैटिक पॉइंट से भी कई बार सीधे सीधे पर्सन बनते हैं। तो जो विद्यार्थी सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे देखिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे। अगर हम बात करें यहाँ का जो बिहू पर्व मनाया जाता है, इसको 3 बार मनाया जाता है विद्यार्थियों। एक तो जनवरी में मनाया जाता है जिसको भोगली बिहू या माघ बिहू भी कहते हैं। एक मनाया जाता है अप्रैल महीने में, उसको रोंगली या बोहाग बिहू कहते हैं। अक्टूबर महीने में मनाया जाता है जिसको कोंगाली या काटी बिहू कहते हैं। तो ये जो बिहू है तो 3 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, नोट कर लेना सारे विद्यार्थी। यह असम का दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर श्रद्धांजलि फ्लाईओवर है,
उद्घाटन अगर बात करें, यहाँ का एक फ्लाईओवर भी है विद्यार्थी, उसके बारे में भी इस हट गया हूँ, ठीक है। इसकी लंबाई है 2.28 किलोमीटर। और इसके अलावा यहाँ पे नीलांचल दूसरा फ्लाईओवर है जिसकी 2.63 किलोमीटर है। और बोगी बिल पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है, तो ये इसको इतना कोई। आगे देखो असम कब कब चर्चा में रहा विद्यार्थियों, तो असम देखो हाल ही में असम राज्य सरकार को अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए नो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणन प्राप्त हुआ था, उस समय भी असम चर्चा में रहा था। इसके अलावा छात्रों के लिए गुणोत्सव उत्सव अभी ये जो मना रहा है इसके लिए भी चर्चा में है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए नो गिनीज, ये तो हो गया। असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद सेबा और AHSE के विलय को मंजूरी दी गई थी, उस समय चर्चा में रहा। विश्वनाथ घाट 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। और मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान भी असम सरकार के द्वारा चला गया। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। 4 नए जिले बनाए गए यहाँ पर, बजाल, विश्वनाथ, होजाई और तामुलपुर। ये जब सारे चर्चा में रहे थे, ये बिंदु आए थे जब इनके ऊपर मैंने चर्चा की थी आपके साथ। हाल ही में विद्यार्थियों एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का जो कार्यकारी निदेशक है वो किसको नियुक्त कर दिया गया है, वो विकासशील को नियुक्त कर दिया गया है। विकासशील 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, यानी कि IAS ऑफिसर है। कैसे है, IAS ऑफिसर है। तो इनको अभी हाल ही में ADB का कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। और ADB चर्चा में आया तो विद्यार्थियों ADB के बारे में हम कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। ADB का पूरा नाम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में क्या बोलते हैं, एशियाई विकास बैंक। ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को ही, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। और मनीला कौन से देश में स्थित है, फिलीपींस में। कहाँ पर है, फिलीपींस में। और फिलीपींस की राजधानी भी क्या है, मनीला ही है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है ADB के, वो कौन है, मात्सुगु अस्कावा। कौन है, मात्सुगु अस्कावा है। और कार्यकारी निदेशक किसको बना दिया गया, विकासशील को बना दिया गया है विद्यार्थियों। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, 68। कितने हैं, 68 है, ध्यान रखना। इसके अलावा ADB चर्चा में इससे पहले जब भी रहा था, जब ADB ने भारत के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया था। तो ADB के अनुसार भारत की GDP कितना रहने का अनुमान है, 6.7। GDP के बारे में आप क्या समझते हैं, GDP का पूरा नाम क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में कमेंट करके विद्यार्थियों जरूर बताओ। आगे देखो, और हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे विकासशील को तो विद्यार्थियों एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना, कल वाले में वीडियो मैंने इसको कवर किया था, उनको नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अभी चर्चा में रहा था। इसके अलावा करण अडानी, उनको अडानी पोर्ट्स का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गीतिका मेहता को निविया इंडिया का MD नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगड़िया जी विद्यार्थी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। तो आप मुझे बताओ 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये कमेंट करके बताओ। प्रमोद अग्रवाल को विद्यार्थियों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष बनाया गया विद्यार्थियों। इसके अलावा अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, और 5 राज्यों के जो CM बने, जैसे भजनलाल शर्मा जी को राजस्थान का CM बनाया गया, और डॉक्टर मोहन यादव को इसको मध्य प्रदेश का CM बनाया गया, और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के CM बने। और इसके अलावा लाल दुहोमा ये मिजोरम के CM बने, और रेवत रेड्डी कहाँ के बने, तेलंगाना के बने। तो 5 राज्यों के CM को भी हमने रिकॉल कर लिया, और भी काफी बिंदु थे उनको सबको रिकॉल किया है। हाल ही में अवतार समूह के द्वारा विद्यार्थियों 2023 का सूचकांक जारी किया गया, में चेन्नई भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर रहा। तो कौन सा शहर शीर्ष रहा विद्यार्थियों, चेन्नई। और चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में। अवतार समूह के द्वारा सिटी इंक्लूजन स्कोर के आधार पर भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 का एक सूचकांक जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान पर चेन्नई, बेंगलुरु, फिर पुणे, मुंबई और हैदराबाद भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष 5 शहर बनकर उभरे हैं। पहला नंबर किसका है, चेन्नई का है। दूसरा बेंगलुरु का, बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में। तीसरा है पुणे, महाराष्ट्र। चौथा कौन सा है, तो चौथा है मुंबई, ये भी महाराष्ट्र में है। पांचवा हैदराबाद, और हैदराबाद पड़ता है तेलंगाना में। कहाँ है, तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी भी क्या है, हैदराबाद ही। तेलंगाना भारत का 29वें नंबर का राज्य बना था 2 जून 2014 को। कब बना, 2 जून 2014 को। अगला देखिए विद्यार्थियों, हाल ही में GI टैग दिया गया किसे, अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रोडक्ट है उनको GI टैग मिला है। और ये आपको कुछ इमेज दिखाई दे रही है, जैसे एक तो अदरक दिखाई दे रही है, एक कालीन दिखाई दे रही है। तो इनको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है।
देखो जीआई टैग से संबंधित जो बिल लाया गया था वो 1999 में लाया गया था, लेकिन जीआई से संबंधित जो एक्ट बना वो 2003 में बना। 2004 में पहली बार जीआई टैग किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की जो चाय है उसको पहली बार जीआई टैग दिया गया था। वो सारे बिंदु हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब देखो आदि केकिर यानी कि अदरक तिब्बती निवासियों के द्वारा हस्तनिर्मित जो कालीन है, इसके अलावा वांचो समुदाय के द्वारा बनाई गई एक लकड़ी की वस्तुएं, इनको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। वांचो लकड़ी शिल्प अरुणाचल प्रदेश में वांचो जनजाति की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जो पीढ़ियों से प्रचलित है। इस जातीय कला का उपयोग घरों को सजाने और दोस्तों को उपहार देने के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। तो अब इसका अभी हाल ही में जीआई टैग मिल दिया। आगे देखिएगा, हाल ही में केन्या की बिट्राइस चेबेट ने महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो किसने तोड़ दिया है, केन्या की विद्यार्थी। इस खिलाड़ी का नाम रखना, क्या नाम है, बिट्राइस चेबेट। देखिए आपको दिखाई दे रही है, काफी मेहनती महिला है ये। इसने अभी ये रिकॉर्ड बनाया है 5 किलोमीटर में। केन्याई एथलीट बिट्राइस चेबेट ने बार्सिलोना में 5 किलोमीटर दौड़ में 5 किलोमीटर दौड़ में 14.13 मिनट का समय लेकर महिलाओं का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो महिलाओं का सबसे ज्यादा तेज गति से दौड़ने वाली महिला कौन सी बन गई है, तो ये बिट्राइस चेबेट बन गई। इसने रिकॉर्ड बनाया 5 किलोमीटर में, ध्यान रखना। चेबेट के प्रदर्शन ने 14.19 के मिश्रित दौड़ रिकॉर्ड को भी बेहतर बनाया है, जो कि पहले इथोपिया धावक एजे गोही ताय के द्वारा निर्धारित किया गया था। अगला फैक्ट है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान नामक एक योजना का अनावरण किया। तो किसने इसका अनावरण किया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना है नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। लागत 4,797 करोड़ रुपए बताई जा रही है और ये कार्यक्रम 2021 से चलाया जा रहा है, 2026 तक चलेगा। तो इसी का ही अपडेट वर्जन है ये, कहने का मतलब ये। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया। कौन सा प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया विद्यार्थियों, ये न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 वाली, तो लागू करने का, पूर्णतः लागू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखिए कुछ फैक्ट है, इस अनूठी पहल के उद्देश्य से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों को नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाना, उन्हें एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें हम तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है विद्यार्थी 2020 की, को लागू करने की आधारशिला के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। आपसे पूछा जाए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, तो वो है विद्यार्थी धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, ध्यान रखना। पहला राज्य कौन सा बना विद्यार्थियों इसको लागू करने वाला, जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, कर्नाटक। दूसरे नंबर का कौन सा बना, एमपी। और ये तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इससे पहले दूसरे नंबर की शिक्षा नीति जो जारी हुई थी 1986। तो 1986 के बाद विद्यार्थियों 2020 में देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई जो शिक्षा नीति है वो आई है। आगे है कि हाल ही में 3 भारतीय शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के रूप में नामांकित किया गया है। तो कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है विद्यार्थियों, 3 को। 3 कौन कौन से शहर है, पहले तो नाम याद रखना आप तीनों के। तीनों का नाम है इंदौर, भोपाल और उदयपुर। तो इंदौर और भोपाल तो दोनों तो है एमपी के शहर, और उदयपुर है राजस्थान का। किसका है, राजस्थान का, ध्यान रखना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत के 3 शहरों को नामांकन प्रस्तुत किया है। इसके प्रकार आपने देखा होगा 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में विश्व आर्द्र भूमि कन्वेंशन हुआ था। तो ये डेट भी आपको याद रखनी होती है कि यह आर्द्र भूमि कन्वेंशन कहाँ हुआ था, ईरान के रामसर शहर में हुआ था। इसके अलावा विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को अंतरिक्ष विज्ञान के नेतृत्व में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसको सम्मानित किया गया है, वो किया गया प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को किया गया विद्यार्थी।
देखिए प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज इनका पूरा नाम है। ये बर्मिंघम विश्वविद्यालय में गुरुत्वाकर्षण तरंग के अनुसंधान समूह के एक प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं और यूनाइटेड किंगडम और यूरोप भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा जो लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, जिसे हम लीसा कहते हैं, LISA, पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जो कि एक अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला क्या है, वेधशाला, जिसे 2030 के दशक के मध्य में लॉन्च किया जाना है। प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज भी इसी मिशन का वर्तमान में हिस्सा है, इसलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखो विद्यार्थियों, हाल ही में 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। विद्यार्थियों कौन सा विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को मनाया जाता है। देखो क्यों मनाया जाता है विद्यार्थियों, यह उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो युद्धों के कारण अनाथ हुए, मतलब जिसके माता पिता की जो मृत्यु है, जिनका निधन है वो युद्ध के कारण हुआ और उनके बच्चे बाद में जो बिना माता पिता के घूमते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए या उनको जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो इसकी थीम है, अनाथों का जीवन मायने रखता है। विद्यार्थियों अनाथों का जीवन बहुत मायने रखता है। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार 2015 में दुनिया भर में 140 मिलियन अनाथ थे। विद्यार्थियों अगर हम यूनिसेफ जो संस्था है उसका अगर आंकड़े देखें 2015 की बात है, जब वो बता रहा है कि 140 मिलियन अनाथ है विश्व भर में, ये आंकड़े ये कहते हैं कि इसका मतलब हालत खराब है। देखिए यूनिसेफ चर्चा में आया है तो यूनिसेफ के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट हम जान लेते हैं। यूनिसेफ का पूरा नाम पता होना चाहिए पहली बात तो यूनिसेफ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। क्या अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? कैथरीन एम रसेल। हेड का नाम याद रखना, वर्तमान से अपडेट करके रखा करो हर संस्था को। हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र का नाम भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की। तो भारत पार्क स्थापित कहाँ किया जा रहा है? यूएई में किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है विद्यार्थियों? भारत के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखना, भारत यूएई में क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पर विद्यार्थियों पर्यटक ज्यादा आते हैं, इसलिए उनको लुभाने के लिए वहां पर अपना एक मार्केट खोल रहा है। कहने का मतलब में वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम गोदाम होंगे। वित्तीय वर्ष के पहले 7 महीनों में मानव निर्मित फाइबर कपड़ा निर्यात में 9% की गिरावट के साथ $3.1 बिलियन की गिरावट आई है, इसलिए भारत ऐसा कर रहा है। आगे देखो यूएई चर्चा में आ गया, यूएई देश। तो यूएई के बारे में हम कुछ स्टैटिक पॉइंट जानते हैं। यूएई का इंग्लिश में नाम होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, हिंदी में नाम होता है संयुक्त अरब अमीरात, इसका पूरा नाम होता है। ये मध्य पूर्व एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और फारस की खाड़ी के 7 शेख राज्यों को मिलकर ये स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई थी। ये 7 राज्य कौन से हैं? 7 शेख राज्यों मिलकर संयुक्त अरब अमीरात बनता है। इनका नाम आता है, एक तो आबू धाबी, एक शारजाह, एक दुबई, एक अल कुवैन, अजमान और फजी राहा और रस अल खेमा। यूएई की जो राजधानी होती है वो आबू धाबी है। क्या है? आबू धाबी है। और यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री वो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है विद्यार्थियों। इसके अलावा यहाँ की मुद्रा है दिरहम, जिसे यूएई दिरहम कहते हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ की संसद को फेडरल नेशनल काउंसिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की राजभाषा अरबी है। मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं में अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फारसी भी हैं। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दुबई है विद्यार्थी, है दुबई। और दुबई में ही आपको पता है आईसीसी का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है दुबई में। हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय। यूएई देखो विद्यार्थियों कब कब चर्चा में रहा? तो यूएई रहा, एक तो भारत ने एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की, अभी तो चर्चा में है। इसके अलावा डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास हुआ भारत और यूएई के मध्य, जब भी चर्चा में रहा। इसके अलावा COP28 शिखर सम्मेलन 2023 की जो अध्यक्षता की वो यूएई के द्वारा की गई। अब बताओ COP29 कहाँ होगा? COP29 कौन सा होगा? और भारत कौन से COP की अध्यक्षता करने की संभावना है कि कौन से नंबर के COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो सम्मेलन होता है उसके कौन सा नंबर का करेगा? दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी यूएई में किया गया। इसके अलावा भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन आबू धाबी में किया गया।
क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए 13 साल के अंतरिक्ष मिशन योजना किसकी है? वो भी यूए की है। इसके अलावा हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने यूए के जो आबू धाबी में एक हिंदू मंदिर बन रहा, बाप हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 14 फरवरी 2024 को जाएंगे, ध्यान रखना, वैलेंटाइन डे के दिन जाएंगे। हाल ही में दुबई में 5 दिवसीय गिटेक्स ग्लोबल 2023 तकनीकी उत्सव शुरू हुआ, उस समय भी यूए चर्चा में रहा था। आगे देखो, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत म्यांमार देश की सीमा पर मुक्त आवाजाही को समाप्त करने की योजना बना रहा है। तो विद्यार्थियों देखिए, जो म्यांमार के लोग हैं ये भारत में आते हैं तो उसके ऊपर अब क्या लगाया जाएगा? वीजा लेना होगा, क्योंकि इससे पहले मुक्त था। और जैसे हम भी अभी बात करें हम नेपाल की, तो नेपाल में हम कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, तो इस किसी प्रकार का कोई वीजा वगैरह नहीं लेना पड़ता। लेकिन अब भारत ऐसी योजना बना रहा है, ध्यान रखना। इन नियमों के अनुसार लोगों को पारगमन के लिए वीजा की आवश्यकता होगी। भारत म्यांमार के साथ 1663 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगर म्यांमार चर्चा में आया है तो इसके कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। ये एशिया महाद्वीप में एक देश है। इसकी राजधानी क्या होती है? राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बार पूछी जाती है। तो नेपिदिया होती है। यहाँ की मुद्रा बर्मिस क्याट है विद्यार्थियों, या उसको म्यांमार क्यात भी कहते हैं। और यहाँ की संसद का नाम पाइतू हुटाऊ या पितू हलुलो भी कहते हैं। राजभाषा बर्मी है। सबसे बड़ा शहर यांगून है। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति यू विन मिंट है। प्राचीन नाम इसको बर्मा नाम से जाना जाता था। वर्तमान में भारत के जो राजदूत यहाँ पे सौरभ कुमार जी हैं। और स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हो गया था। यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक है खेल चिल्लोन। यहाँ का राष्ट्रीय फूल है नर्रा। राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर। यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां, जैसे इरावती नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है, 2288 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रमुख पर्वतों में खाकोबी राजी पर्वत आ जाता है, जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहाँ पर। म्यांमार को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अलग कर दिया गया था विद्यार्थियों। आगे देखिए, कब कब चर्चा में रहा था म्यांमार? तो कुछ समय पहले जब संयुक्त राष्ट्र के अनुसार तुम्हें म्यांमार देश अफीम का सबसे बड़ा स्रोत रहा था। सबसे ज्यादा अफीम कहाँ पैदा हो रही है? अभी वर्तमान में एक यूएनओ की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, तो वो कहाँ हो रही है? म्यांमार में। इससे पहले कहाँ होती थी? अफगानिस्तान में। मतलब इसने अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। आगे देखिएगा, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान है। तो यूएनओ के अनुसार भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान है विद्यार्थियों? 6.2। इससे पहले इसने 6.7% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है, इसमें कोई नो डाउट। इसी प्रकार देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएनओ कहते हैं। अब यूएनओ चर्चा में आ गया तो इसके स्टैटिक पॉइंट जानते हैं आज। यूएनओ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र संघ, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम? यूएनओ। की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? यूएन दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। और न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क विद्यार्थियों हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी के? हडसन नदी के किनारे बसा हुआ, ध्यान रखना। अगर बात करें हैं तो इसके सदस्य देश कितने हैं? तो इसके सदस्य देश है 193। और 193 नंबर का इसका सदस्य देश कौन सा बना था? दक्षिण सूडान बना था। अगर बात करें यूएनओ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी? 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। उसमें फ्रेंच, इसके अलावा चाइनी चीनी, स्पेनिश, अरबी, रूसी, अंग्रेजी, ये सारी भाषाएं होती है। तो फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के साथ स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाते हैं। अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आनुषंगिक इकाइयां हैं विद्यार्थियों। जैसे एक तो होती है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, इसके अलावा यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल होती है। और इसके अलावा यूएनईएससी, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूएनटीसी होता है यूनाइटेड नेशंस टूरिज्म काउंसिल। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इसका ही है। और यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट इसका एक और इकाई है। इसके अलावा कब कब चर्चा में रहा है यूएनओ? तो यूएनओ विद्यार्थी जैसे सुरेंद्र कुमार अदाना को संयुक्त राष्ट्र सलाहकार विशेषज्ञ समिति में दोबारा चुना गया, तब चर्चा में रहा था। इसमें विद्यार्थियों ये जो संयुक्त राष्ट्र सलाहकार विशेषज्ञ समिति है,
उसमें 21 सदस्य होते हैं। इसके अलावा रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, ध्यान रखना भारत की स्थायी प्रतिनिधि यूएनओ में कौन है, रुचिरा कंबोज है। इसके अलावा अरिंदम बागची का नाम भी याद रखना है, इनको जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में सुरेंद्र कुमार अधाना को संयुक्त राष्ट्र का सलाहकार विशेषज्ञ समिति में दोबारा चुना गया, ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा अरिंदम बागची ये हो गया। इसके अलावा हाल ही में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए। आगे देखो, हाल ही में उड़ीसा की लांजिया सोरा चित्रो डोंगरिया कोंद सोल को जीआई टैग दिया गया विद्यार्थियों। तो ये अभी दिन प्रतिदिन विद्यार्थियों जीआई टैग बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं, तो इनका भी थोड़ा पता रखना। तो लांजिया सोरा जनजाति के द्वारा आदर्श चित्रों का सम्मान करती है और ये एक भित्ति कला शैली है जिसे उच्च आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। और डोलगरिया कौन अपनी संस्कृति और जैव विविधता को दर्शाते हुए बुने हुए सोल का एक उत्पादन करते हैं। आगे है उड़ीसा चर्चा में आया है, तो उड़ीसा के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, उड़ीसा का जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। और कई बार उड़ीसा दिवस ना मिलके आपको उत्कल दिवस मिल सकता है। तो उत्कल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखना। इसकी जो राजधानी होती है वो भुवनेश्वर होती है। उड़ीसा के वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम नवीन चंद्र पटनायक जी है, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है, यानी कि बीजू जनता दल पार्टी से संबंधित है और 5वीं बार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में रघुवर दास जी है। इनसे पहले प्रोफेसर गणेशी लाल हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय पहले चेंज कर दिया गया। तो नाम याद रखना, रघुवर दास है वर्तमान में उड़ीसा के। उड़ीसा हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, कमेंट करके बताओ आप। और लोकसभा की जो सीटें हैं यहाँ से 21 जाती हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी जाती है? 10। विद्यार्थियों, राजस्थान से भी राज्यसभा सीट कितनी जाती है? 10। और उड़ीसा से भी कितनी जाती है? 10। तो कई बार ऐसा प्रश्न बन जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिससे 10-10 जाती है, तो दोनों से जाती है। वर्तमान में यहाँ से विधानसभा की सीट 147 है, जिलों की संख्या 30 है। राज्य पशु यहाँ का सांबर होता है, पक्षी इंडियन रोलर होता है, राज्य वृक्ष बरगद और राज्य पुष्प सीता अशोक और वाहन अक्षर होता है ओडी। नेशनल पार्क यहाँ पे नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य है, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि ब्लैक टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, चंदका हाथी बिहार यहाँ पर ही, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ की प्रमुख झीलें जैसे चिल्का लेगून झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, अंशुपाय झील, कंजिया झील, ये सारी उड़ीसा में स्थित है। आगे देखें, ये अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है, तो पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इनके साथ सीमा साझा करता है। यहाँ का राज्य गान वंदे उत्कल जननी कलिंग उड़ीसा का ही पूर्ण नाम मिलता है। यहाँ पर व्हीलर द्वीप, जिसे आजकल एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ के जो प्रमुख महोत्सव है जिसमें कलिंग महोत्सव आता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव आता है, चंदन यात्रा महोत्सव आता है, छतर यात्रा महोत्सव, रजा महोत्सव। लोक नृत्यों की बात करें तो घूमरा, छाव, सवारी, संचार, पैका, गरुड़ वाहन यहाँ के हैं। चर्चित स्थलों में विद्यार्थियों कटक, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क, पारादीप। पहली महिला स्पीकर कौन बनी यहाँ की, तो परमिला मलिक, नाम याद रखना। उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल 1936 को बंगाल और बिहार से अलग हुआ था। इस राज्य को मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां संशोधन बिल लाकर मार्च 2011 में इसका नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया। ये फैक्ट भी थोड़ा याद रखना। उड़ीसा कब कब चर्चा में रहा, तो इस पूरी उड़ीसा में 34वें अंतर्राष्ट्रीय कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जब चर्चा में रहा। इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में उड़ीसा राज्य ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अम्मा AMA बैंक का अनावरण किया। हाल ही में कटक उड़ीसा में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला आयोजित हुआ, जिसे बाली यात्रा शुरू किया गया। अगला है कि हाल ही में किर्गिस्तान देश के द्वारा हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कौन से देश ने हिम तेंदुए को अपना प्रतीक घोषित कर लिया है, उसका नाम है किर्गिस्तान। कौन सा है? किर्गिस्तान। विद्यार्थी, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, बर्फ में ज्यादातर लेटा हुआ रहता है, तो ये ज्यादातर दिखाई नहीं देता है। जैसे कई पर्यटक वगैरह घूमने जाते हैं तो कई बार उनके ऊपर हमला कर देता है, उनको काफी क्षति जाते हैं, या फिर उनका जो सामान वगैरह होता है उनको खा जाता है। देखिए, तेंदुआ सांस्कृतिक महत्व रखता है, जिसे किर्गिज लोक नायक मानस की
कहानी में दिखाया गया है, जहां इसे महानता, साहस और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में भी प्रतिष्ठित किया गया है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हिम तेंदुए वैश्विक क्षेत्र के लगभग 1/3 हिस्से में निवास करते हैं। किर्गिस्तान चर्चा में है, तो किर्गिस्तान की राजधानी होती है बिश्केक, यहाँ की मुद्रा का नाम होता है सोम। अब बताओ, आपसे 2 सवाल है विद्यार्थी, किर्गिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है और किर्गिस्तान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये दोनों प्रश्न का आप जवाब दीजिए। इसके अलावा हाल ही में भारत का पहला बीच गेम्स 2024 शुरू हुआ। बीच गेम होते हैं ना, जैसे जो द्वीप होते हैं उन पे बीच जो बने हुए रहते हैं, उनसे रिलेटेड जो गेम है वो कहाँ पर शुरू हुआ है। ये गेम शुरू हुए हैं विद्यार्थियों घोगली बीच दीव में, दमन दीव जो नाम सुना है उसी का पार्ट है। उद्घाटन किया है यहाँ के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। आयोजन हो रहा है इनका 4 से लेकर 11 जनवरी तक हो रहा है विद्यार्थियों। दीव केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव का ही एक हिस्सा है। इस बीच गेम्स में कुल 8 खेल होंगे, जिसमें जैसे बीच वॉलीबॉल, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, बीच कबड्डी, टग ऑफ वॉर, सी स्विमिंग, मलखब इत्यादि इस टाइप के ऐसे गेम होंगे। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने जल प्रबंधन के लिए सीआईए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जीता। तो किसने जीत लिया है ये? हीरो मोटोकॉर्प ने जीत लिया है। देखो, हीरो मोटोकॉर्प ने 2025 तक 500 जल सकारात्मक बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। दुनिया की सबसे बड़ी दुपहिया वाहन निर्माता कंपनी जिसका नाम हीरो मोटोकॉर्प है, जल संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हीरो मोटोकॉर्प की गुरुग्राम जो हरियाणा सुविधा सीआईआई पुरस्कार की विथिन द फेंस श्रेणी में विजय प्राप्त हासिल किया है इसने। हीरो मोटोकॉर्प चर्चा में आया तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष और सीएमडी कौन बने हैं? पवन मुंजाल बन गए। कौन बन गए हैं? पवन मुंजाल जी बन गए। इसके अलावा देखिए, हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग सलाब का नाम भालू, जो सलाब भालू है उसका नाम जिसका बबलू है, उसका भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया। ये बबलू कौन था विद्यार्थियों? ये एक भालू है, काफी उम्र दराज भालू था जो इसका निधन हो गया अभी वर्तमान में। तो नाम भी पूछा जा सकता है बबलू कौन है। तो भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एक 36 वर्षीय नर सलाद भालू जिसका नाम था बबलू, बहुत सारे अंग विफलता के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। 2006 में जब ये 19 साल के थे, उस समय इनको राजस्थान के एक मदारी थे विद्यार्थी जो सड़कों पर गेम दिखाते रहते थे, से लिया था इसको, तब उनसे छुड़ाया था, मदारी से बचाया गया था और उसके बाद में यहाँ पर रख रखा था। अब इनके स्थान पर जो सबसे ज्यादा उम्र दराज वाले हैं वो, अब इनकी तो डेथ होगी, तो इनके स्थान पर कौन है? गुलाबो। क्या नाम है? गुलाबो। एक भालू भारत में कैप्टिव बंदी में रखा गया है, सबसे ज्यादा उम्र दराज भालू का नाम दिया गया है। आगे विद्यार्थियों, लास्ट में जो मोटिवेशनल कोड है आज का, वो है लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। इस मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास हमारी ऑफ होती है। आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। और कल से आपको कंटिन्यू क्लास है करंट की मिलती रहेगी। थैंक यू मित्रों।